नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रघु। स्वागत है आप सबको इस YouTube चैनल पे एग्जाम कैंपस पे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम बात करेंगे। ये पॉडकास्ट आपके लिए है जो इस साल यूपीएससी प्रीलिम देना चाह रहा है, उसको क्लियर करना चाह रहा है। अभी प्रीलिम के लिए 5 महीना रह गया है, तो उसको लेके उसका कुछ स्ट्रेटेजी, उसका कुछ टेक्निक, कैसे पढ़ाई करें, कैसे करें, तो उसके बारे में आज एक पॉडकास्ट होगी। आपके लिए कुछ सवाल का आंसर दिया जाएगा। हमारे साथ एक एक्सपर्ट, एक फैकल्टी, एक यूपीएससी के गुरु, जो कि अनअकैडमी अड्डा 247 में वो काफ़ी साल वो पढ़ा चुके हैं। तो मैं डायरेक्टली आप लोगों से उनको रूबरू कराता हूँ। उनका नाम है ब्योमकेश मेहर सर। वेलकम सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर, जैसे कि अभी 5 महीना रह गया हाँ, यूपीएससी की प्रीलिम एग्जामिनेशन 2025 के लिए। हाँ, मई में है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, बच्चों को ये क्या हम क्लियर कर सकते हैं कि 5 महीने में क्या यूपीएससी के प्रीलिम क्लियर करना पॉसिबल है? देखिए, वैसे तो 5 महीना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है। मैं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, 5 महीने में डिफिकल्ट जरूर है, बट यस, क्लियर किया जा सकता है। बट अच्छा, अगर बच्चों के पास, मैं बच्चों को भी बताना चाहूंगा कि बच्चों के पास अगर राइट गाइडेंस है कि अभी क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, सिलेक्टेड टॉपिक, सब्जेक्ट का भी सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, उसके साथ साथ जिस प्रकार से क्वेश्चन आता है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज है, रिवीजन अच्छा से किया जा पाए, ठीक है, और प्रॉपर व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी इज राइट नाउ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5 महीने में अगर मान के चलिए कि दिन में 10 घंटा भी पढ़ाई करते हो, ठीक है, उसको क्वालिटी हिसाब से पढ़ना, नॉर्मल पढ़ना अलग है, क्वालिटी के हिसाब से पढ़ना है, तो जो बच्चा अभी तक जीरो में भी है उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। कहने का मतलब है यूपीएससी के बारे में कभी ना किताब देखा हो ना देखा हो, वही बच्चा भी क्लियर कर सकता है। बट फिर से वही रिपीट करूंगा, उसका स्ट्रेटेजी अच्छा होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए उसको पता होना चाहिए, एक राइट गाइडेंस होना चाहिए, प्रॉपर टेस्ट सीरीज होना चाहिए और प्रॉपर रिविजन करना चाहिए। 110% 5 महीने में क्लियर कर सकता है। तो सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसी से ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने जितना देखा है यूपीएससी के सिलेबस को कहा जाता है कि जहां जहां तक सूरज की किरण पड़ता है वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। राइट, एवरीथिंग अंडर द सन यू हैव टू बिल्कुल स्टडी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, यहाँ से बच्चा को फिर वही आ जाता है दिमाग में कि पढ़े क्या, 5 महीने में तो सब कुछ पढ़ना पॉसिबल है। सही बात है। तो 5 महीने में कौन सी टॉपिक, कौन सी सब्जेक्ट को बच्चा ज्यादा फोकस करे ताकि उसका प्रीलिम क्लियर हो पाए? बिल्कुल। अच्छा रघु सर, ये जो स्टेटमेंट है ना कि आप जो बता रहे हो कि यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन, संसार में जितना है सब कुछ पढ़ना है, ये स्टेटमेंट कंप्लीटली बकवास स्टेटमेंट है। यू सो फॉर यूपीएससी इज कंसर्न, यहाँ पर भी एक सिस्टमेटिक सिलेबस है, प्रीलिम का, मेंस का, ऑप्शनल का, और वो सिलेबस हिसाब से हम अगर पढ़ें तो बहुत कम सिलेबस है। सिलेबस के हिसाब से अगर पढ़े हम तो अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि जो चीजें नहीं है एग्जामिनेशन में, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी किताब ऐसे हैं, जैसे कि पॉपुलर किताब में से स्पेक्ट्रम जो है, ठीक है, या फिर एम लक्ष्मीकांत का ले लीजिए, या फिर रमेश सिंह जी का किताब ले लीजिए। रमेश सिंह जी का किताब अगर 400 पेजेस का है, ठीक है, या ये जो लक्ष्मीकांत है तो 400 पेजेस का है, उसमें से 50% पढ़ना है, 50% नहीं पढ़ना है। तो ये हमें जरूर पता होना चाहिए कि सिलेबस के हिसाब से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और जब भी प्रिपरेशन करने के टाइम पे हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस जो है सामने में चिपकाना चाहिए। जैसे कि बच्चा टेबल चेयर में पढ़ रहा है ना, सामने में चिपका होना चाहिए कि उसके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि सिलेबस ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये उसकी बहुत रेलिवेंसी है। और अगर हम बात करें कि कौन सा चीजें पढ़ना है और कौन सा चीजें नहीं पढ़ना, देखिए पहले मैं बात करूंगा सब्जेक्ट वाइज, बच्चों को बता देता हूं सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें। बिल्कुल 5 महीने में हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पॉसिबल नहीं है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट। तो हम पहला फोकस करें ये 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, उसको 4 सब्जेक्ट को छोड़ ही नहीं सकते। उसके अलावा उसको मिला देंगे करंट अफेयर्स। ज्योग्राफी मतलब यहाँ पर थोड़ा सा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड भी बात कर लेंगे, ठीक है, करंट अफेयर में। हाँ, करंट अफेयर्स में तो करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद ये 4 सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इकोलॉजी और एनवायरमेंट हो गया, और थोड़ा सा साइंस एंड टेक करंट पोर्शन को अगर रिलेट कर देंगे तो आपका प्रीलिम 110% होगा। बिल्कुल। अब उसमें भी देखिए, अब ये तो सब्जेक्ट हो गया, उसमें भी अगर प्रायोरिटीज की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की बात करते हैं,
हिस्ट्री डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू 5 सेगमेंट, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री तो आएगा नहीं। अभी जो है आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ने की जरूरत नहीं। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। एक तो वो जो पेजेस है 500 से ऊपर पेजेस होगा, और वो 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, और उतना पढ़ने के बाद भी वो करेक्ट होगा या नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो उसको छोड़ सकते हो। जो ऐसे पोर्शन जो ज्यादा पढ़ना पड़े और कम टॉपिक आए, तो ऐसे पोर्शन को बेटा आर्ट एंड कल्चर को छोड़ सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री तो आएगा नहीं। अब तुम्हारे पास बचा एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो उसमें से मॉडर्न को भी रिवोल्ट ऑफ 1857 जो 1857 की क्रांति है, जो चैप्टर नंबर, इस किताब का चैप्टर नंबर 8 में जो है, ये किताब देख लीजिए। बच्चों को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। यही जो किताब है, ये जो किताब रखा हुआ है यहाँ पर, स्पेक्ट्रम छोटा सा है पर मोटा सा है, ठीक है, बट सब कुछ है। चैप्टर नंबर 7 में है, उसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 है। तो अगर बच्चा उतना भी पढ़ता, रिवोल्ट ऑफ 1857 से 1947 तक, बिल्कुल ठीक है, पहला 6 चैप्टर को छोड़ भी देता है, तो इतना बड़ा इश्यूज नहीं है। ओके, मॉडर्न। उसके बाद जो है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल 1885, जो आईएनसी का गठन हुआ था, वो जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, देन उसके बाद जो है मुस्लिम लीग का गठन, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, रौलत एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत मूवमेंट, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, देन उसके बाद जो है 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, जो साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन प्लान, ये सब 1947 तक जो हुआ था। तो ये जो नेशनल मूवमेंट है, उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। okay. मध्यकालीन भारत पे थोड़ा सा कम फोकस कर देते हैं। उसका रीजन क्या है कि अब जैसे कि सीधी सी बात है, बीजेपी का सरकार है, और एक बार डिस्कशन में हो गया था कि मेडिवल हिस्ट्री से, तो आप देख रहे हो कि अभी स्टेट पीसीएस वगैरह में मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो उसको थोड़ा सा कम फोकस किया जा सकता है। हालांकि फोकस करना है तो अर्ली मुगल्स को थोड़ा सा फोकस कर दीजिए। देखो मुगल जो है 350 साल के आसपास रूल किए हैं। तो अर्ली मुगल्स का जो पीरियड है, मतलब बाबर से लेकर औरंगजेब तक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तक, इतना को फोकस कर लीजिए। और दिल्ली सल्तनत का जो टॉपिक है, खासकर 4 वंश, खिलजी, स्लेब, तुगलक और लोधी, सैयद को पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना मेडिवल कवर है। उसके बाद एंशिएंट में 6 टॉपिक को फोकस कर लीजिए। एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक है वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य एंड गुप्ता। इतना भी पढ़ सकते हो तो आपको हिस्ट्री हो गया। ओके। अब बात करते हैं, अब देखो जैसे कि पॉलिटी की मैं बात करता हूँ। पॉलिटी में देखो, पॉलिटी में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास टाइम कम है, कवर करना हो तो पॉलिटी इज द बेस्ट। पॉलिटी में क्या है ना, 50% जो अराउंड 40% जो है रिपीट होती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट है, अब पार्लियामेंट है तो स्टेट लेजिस्लेचर है, यूपीएससी है तो एसपीएससी है, एजीआई अटॉर्नी जनरल है तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है। समझ रहे हो मेरी बात है? जो सेंटर का है वो स्टेट, प्राइम मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर है, एनएचआरसी है तो एचएसआरसी है। तो उसमें काफी चीजें जो है कवर हो जाती है। उसके अलावा हाँ रिलेटेबल है। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो हिस्ट्री में भी पढ़ोगे आप, तो वो टॉपिक रिलेट हो जाती है, उससे रिलेट हो जाती है। बाकी बता जो कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यूपीएससी, एसपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फिनांस कमीशन, अटॉर्नी जनरल, वो तो सिंपल है। उसके बाद जो संविधान कैसे फॉर्म हुआ था, मेकिंग, वो भी सिंपल है। तो फंडामेंटल राइट पढ़िए, डीपीएसपी पढ़िए, पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटी पढ़िए, इतना को थोड़ा सा फोकस किया जा सकता है। इकोनॉमी में सबसे चैलेंजिंग होता है। जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, जितने भी स्कीम्स हैं, करंट में भी आ सकता है, इकोनॉमी में आ सकता है, उससे 4-5 क्वेश्चन हमेशा प्रीलिम्स में आता है। अब जैसे कि ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक फिक्स है, रिवर सिस्टम, रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, हमेशा उठा के देख लिए 2-3 क्वेश्चन आता है। अब नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें देखिए हमेशा क्वेश्चन आया है। अब जैसे कि सॉयल कहाँ से क्या है, उससे हमेशा क्वेश्चन बना है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि रिपीटेडली यूपीएससी क्वेश्चन पुट अप करता है। बच्चों को ये कैसे पता चलेगा कि पढ़ें, कंटेंट को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, तो समझ में आ जाएगा। सिलेक्टिव और सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को लेके मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम कैंपस इसमें मेहनत करती है, सर मेहनत करते हैं, और उसमें बहुत सारे कंटेंट हम फिल्टर करके प्रीलिम के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे फ्री में आपको कंटेंट वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सर से पूछते हैं और उसका सवाल हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, टेस्ट सीरीज हाँ एकदम छाया हुआ है हर जगह, हाँ। तो टेस्ट सीरीज कौन सा दें और हाँ। कैसे दें उसको, हाँ। ताकि वो हमारे प्रिपरेशन की जर्नी को एक आसान बना सके। देखो मतलब ये मान के चलिए कि टेस्ट सीरीज जो है बहुत जरूरी है, खासकर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चे क्या होता है ना, पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन उनका
कैसे पढ़ रहे हैं, उनका रिजल्ट क्या हो रहा है, फिर प्रीलिम में जाके कैसे करेंगे, वो चीज़ें नहीं पता होता है। तो जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखोगे, आपको पता नहीं चलने वाला कि कहाँ से फंडामेंटल राइट से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या फिर रिवर सिस्टम से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, या फिर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी किस प्रकार से क्वेश्चन आए, या फिर जो गवर्नमेंट स्कीम से किस टाइप के क्वेश्चन आए। ये तभी पता हो सकता है जब आप प्रीवियसली कम से कम 15 to 20 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे। और ये हमारी किताब भी है, बिल्कुल ये हमारी किताब भी है, यहाँ पे भी यूपीएससी, हाँ रखे बिल्कुल हैं बिल्कुल। ये जैसे कि हमारी किताब है हाँ। जिसमें 28 साल की जो है सेगमेंट वाइज प्रीलिम, ये फ्लिपकार्ट और अमेजन में भी अवेलेबल है। ये किताब का खासियत है कि उसको हमने क्या किया कि सब्जेक्ट वाइज जो है अलग अलग कर दिया है। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री का 20 साल का क्वेश्चन को अलग कर दिया, मेडिवल का, मॉडर्न का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी। तो उसमें क्या हुआ, जैसे कि पॉलिटी आपने कवर किया और सब्जेक्ट वाइज आपको देना है, तो पॉलिटी का क्वेश्चन खाली सारे साल का दे सकते हो। हिस्ट्री का आपने कवर किया, हिस्ट्री का 20 साल का क्वेश्चन देना है। तो ये खासियत ये, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन में सब्जेक्ट वाइज डिवाइड नहीं होता है, उसको हमने स्पेशली अलग से मेहनत करके सब्जेक्ट वाइज उसको जो है बाइफुर्केट कर दिया, डिवीजन कर दिया, टॉपिक वाइज कर दिया। बच्चा एक टॉपिक पढ़े, उसके बाद जाके क्वेश्चन आप देख सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन देख सकता है, जो बाकी किताब में आपको अवेलेबल होगा ही नहीं। और उसमें आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, अपना स्ट्रेंथ भी आप आराम से चेक कर सकते हैं। बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और ये अवेलेबल है सारे दिल्ली के बुक स्टोर पे अवेलेबल है। बिल्कुल। ऊपर से जितने भी ऑनलाइन माध्यम है, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, अमेजन में अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। बच्चे ऑर्डर भी कर सकते हैं और ये मस्ट है। तो ये बुक में रखूं सर मेरे लिए? फिर बिल्कुल, आपके लिए गिफ्ट है, मेरे लिए गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हम सर से पूछते हैं और उसका सवाल हम देंगे। तो सर, एग्जाम हॉल में बहुत सारे चैलेंजेस आती है जी। जैसे कि एक बच्चा, अगर नया बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसको टाइम पे पेपर कंप्लीट करना है। किस तरीके से वो टाइम पे पेपर कंप्लीट कर पाएगा, किस तरीके से वो अटेम्प्ट कर पाएगा, कौन सा चीज पहले अटेम्प्ट करे, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करनी है। यूपीएससी एग्जाम में जाके बैठो तो दिमाग काम करना बंद कर देता है ना। तो एग्जाम सेंटर में कैसे ये टाइम मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करे बच्चे? ये बहुत अच्छा मतलब क्रूशियल सवाल है और बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, बच्चों को मैं ये बता देता हूँ, बच्चे जैसे कि एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर जैसे मिलेगा आपको, जो एग्जामिनेशन का जो टाइम है, जो क्वेश्चन है, उसको कर पाना इट्स ए वेरी डिफिकल्ट। ये आपके लिए नहीं, सबके लिए डिफिकल्ट होती है। तो उसको किस तरीके से टाइम सेविंग करोगे? पहला चीज़ है, अपने क्वेश्चन को देखोगे, 3 प्रकार का मार्किंग करोगे। एक ऐसा मार्किंग, राइट या जो भी मार्क कर देना अपने हिसाब से, ऐसा चीज़ मार्क करना कि जो आपको 100% आता हो। एक ऐसा चीज़ को कट मार्क कर देना, या जो भी मार्क कर सकते हो जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। और थर्ड है, कुछ ऐसा चीज़ को अपने हिसाब से स्टार या कुछ भी मार्क कर सकते हो जो आप कंफ्यूज हो, शायद आ सकता है थोड़ा सा एफर्ट डालने के बाद। तो आप 3 कैटेगरीज में फट से कर देना, और जो पहले कैटेगरी, पहला टाइम पे वही क्वेश्चन सब करना जो कंफर्म हो, 100% जो है कंफर्म है। सेकंड कैटेगरीज में वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जो पॉसिबिलिटीज है, होने का चांसेस है। थर्ड में अगर टाइम बचता है तो ही डिफिकल्ट क्वेश्चन को जाए। डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द सेंस, देखो कभी कभी जो है 4 स्टेटमेंट होता है, नीचे 4 ऑप्शन तो होंगे ही, उस पर से लिखा होता है स्टेटमेंट 1 2 3 इज करेक्ट और 1 4 3 इज करेक्ट। और जो 4 स्टेटमेंट इटसेल्फ इज ए वेरी लेंदी और इतने कंसेप्चुअल चीजें होती हैं बच्चों का, वहां पर एक एक क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा हो सकता है 7-8 मिनट भी जा सकता है। अगर एक क्वेश्चन में हमारा 7-8 मिनट जा रहा है और 4-4 क्वेश्चन को, इतने सारे कंसेप्ट को समझने में, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन जानबूझकर एग्जामिनेशन आपको फंसाएगा और कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे, सीधा पूछा जाएगा कि राइट टू प्राइवेसी कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, या फिर मुस्लिम लीग का गठन कौन सा ईयर में हुआ था, या फिर कौन हुआ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम। ऐसा डायरेक्ट भी आ सकता है, बिल्कुल, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो, पूरा सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में जो है कौन कौन थे, ठीक है। ये जस्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन ऐसा चारों कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और वो भी फंसाने वाला। तो कभी कभी क्या होता है, हाँ जानबूझ कर, और कभी कभी और ऐसे क्वेश्चन को फ्रंट में रख देता है नंबर 1 2 3 4 या फिर 10 के अंदर, तो उससे बच्चा क्या टाइम टेकिंग हो जाता है उसका। तो अननेसेसरी टाइम टेकिंग की वजह से जो सिंपल टाइप क्वेश्चन है बच्चा वो भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए पहले सिंपल क्वेश्चन, देन मॉडरेट क्वेश्चन, देन गो फॉर लास्ट ट्रिप जो होगा, देन गो फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चन। उससे क्या ना, आपका टाइम सेव हो जाता है।
डिफिकल्ट क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा इग्नोर करके रखें, बिल्कुल, आपका बिल्कुल, दिमाग अच्छे से काम करे, बिल्कुल, इजी क्वेश्चन आप करिए, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस गेन होगा, उसके बाद आप करिए, फिर हाँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, पढ़ाई जब हम करते हैं तो यूपीएससी की सिलेबस इतना वास्ट है। अब जैसे कि टॉपिक ले लेते हैं, सब्जेक्ट ले लेते हैं, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री पॉलिटी बहुत बड़ी बड़ी सब्जेक्ट मानी जाती है। तो यहाँ पे पढ़ते हुए ये तो बोला जाता है कि यूपीएससी हमेशा डाटा नहीं पूछती और फैक्ट नहीं पूछती, हमेशा कॉन्सेप्चुअल पूछती है। पर सर, अभी देखा गया है 2-3 साल में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है जहाँ पे डाटा और फैक्ट के बेस होता ही है क्वेश्चन, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। तो इसको मेमोराइज कैसे करा जाए? इतने वास्ट सिलेबस को मेमोराइज कैसे किया जाए? देखो, यूपीएससी हमेशा से कंसेप्चुअल भी पूछ रहा है और डाटा भी पूछ रहा है, हमेशा से पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि इस बार ही पूछ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि यूपीएससी में बच्चों को लगता है कि खाली कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, नहीं, कुछ चीजों में आपको डाटा भी चाहिए। बिल्कुल, ये इनकार नहीं कर सकते। आपको बताना पड़ेगा कि गंगा रिवर सिस्टम में राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है। आपको ब्रह्मपुत्र रिवर में बताना पड़ेगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सा है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सा है। आपको गोदावरी में, महानदी में, कृष्णा, ये यूपीएससी का क्वेश्चन ही मैं बात कर रहा हूँ। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, सीधा क्वेश्चन पुट अप हुआ कि कौन कौन सा रिवर जो है गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं। या फिर ऐसे भी पूछा है कि साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती ऑप्शन है, आप बताओ नॉर्थ से लेकर साउथ तक, साउथ से लेकर नॉर्थ तक। तो ये तो याद करोगे ना, कुछ चीजें तो आपको याद ही करना पड़ेगा ना, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अब चारों मोमेंट दे दिया है और चारों ईयर दे दिए हैं, तो आपको तो याद करना पड़ता। तो बेसिकली उसका तरीका है, बेस्ट तरीका है कि हम चीजों को बार बार पढ़ें, चीजों को रिवाइज करें और नोट जरूर बनाएं। नोट बनाने का मैं हमेशा बच्चों को ध्यान में रखता हूं कि नोट बनाने का डबल फायदा है। पहला फायदा, प्रीलिम्स में आपको हेल्प हो जाएगा। दूसरा फायदा, जो मेंस, प्रीलिम के बाद मेंस, असल गेम तो मेंस है ना, मेंस में आपका जो एफर्ट जो है बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट का जो संपत्ति क्या है, वो नोट ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो यूट्यूब जितना वीडियो देख लो आप, या फिर आप कहीं से भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, वो सब काम में नहीं आएगा। अल्टीमेट आपके पास जो आपका जो संपत्ति क्या है, वो नोट्स है। वो एग्जाम के 10 दिन 15 दिन पहले काम आएंगे, प्रीलिम के हो या मेंस के हो। तो नोट इज एवरीथिंग, यू मस्ट। जरूरी नहीं कि सभी टॉपिक का नोट्स बनाया जाए, पर मैक्सिमम टॉपिक है, जैसे कि ये 4 टॉपिक का तो नोट बनाना ही बनाना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। बिल्कुल, तो आसान हो जाएगा आपका एग्जाम, रिवीजन करने में आसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, दूसरा एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है करंट अफेयर, और बहुत बड़ा चैलेंजेस बन जाता है बच्चों के लिए। कोई, क्योंकि यहाँ पे ना कोई, अब जैसे कि पॉलिटी के लिए आपने बोल दिया लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री की आप बोल दिया मॉडर्न स्पेक्ट्रम किताब पढ़ी है। अब इसके लिए ना कोई एक ठोस कोई एक सोर्स नहीं है बच्चों के पास। करंट अफेयर को लेकर बहुत चैलेंजेस होता है, इसको कैसे टैकल करा जाए प्रीलिम के लिए? और 5 महीना ही है अभी, कोई बच्चा अगर पढ़ा नहीं है 1 साल से, तो वो कैसे करेगा? और अक्सर बहुत 50% बच्चे तो करंट अफेयर्स को पढ़ते ही नहीं है। देखिए, जो बच्चा रेगुलर बेसिस पे 1.5-2 घंटा पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स, उनके लिए तो दिक्कत नहीं है। लेकिन दोज आर नॉट प्रिपेयरिंग सिंसियरली, ऑनेस्टली, सो फॉर एज करंट अफेयर्स इज कंसर्न, और 50% बच्चा नहीं पढ़ता, मैं बता देता हूँ। यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सोचते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब विजन आईएएस का हमारा कंपटीटर है, बट बात अलग है। विजन आईएएस का जो जीएस का जो मटेरियल है करंट अफेयर्स के लिए, वो बेस्ट है सर, मार्केट में बेस्ट है। उसको आप ले सकते हैं, मतलब जो बच्चा जो है ले सकते हैं, और उसको 1 साल का ले लीजिए और उसको मैगजीन को पढ़ते रहिए, ठीक है। वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मंथली मैगजीन 1 साल का लेना है आपको, मतलब मई से मई 1 साल का पूरा लेना है, ठीक है। हालांकि उससे 6 महीना पहले भी ले सकते हो, 1.5 साल का ले सकते हो, बट 1 साल पे ज्यादा फोकस करना है आपको। उतना भी कर देते हो ना, आपको न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर को जस्ट ओवरलुक भी करते हो कि नेशनल में क्या है, इंटरनेशनल में क्या है, एडिटोरियल में क्या है, उसमें सारा जो एडिटोरियल नेशनल में है वो सारा उसमें आता है। देखो, एक समझने वाली बात है, बच्चे नहीं समझते। देखो, अब न्यूज़पेपर है बेटा, ये खाली यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए थोड़े है, नहीं है, बिल्कुल। वो तो बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, जवान के लिए भी है, सबके लिए भी है। वो तो रोटी ये करने के लिए भी, हर तरीके से इस्तेमाल होती है उसकी। सही कह रहे हैं। तो न्यूज़पेपर इज नॉट फॉर ओनली यूपीएससी एस्पिरेंट, हम उसको पढ़ते हैं, वो अलग बात अलग है। बट जो मैगजीन होता है, दैट इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन यूपीएससी एंड यूपीएससी एस्पिरेंट। ओके। न्यूज़पेपर में तो ऐसे क्वेश्चन भी आएगा कि हाँ, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि
मतलब कैटरीना के की अफेयर के बारे में आ सकता है, रणबीर कपूर के अफेयर के बारे में आ सकता है, वो तो इररिलेवेंट है, ठीक है। लेकिन जो फिल्टर करके आपको मैगजीन में मिलेगा वो जो है यूपीएससी में टू द फोकस्ड होगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो एक्सपर्टाइज होते हैं, वो लिखते हैं, वो लोग का क्वेश्चन ही आएगा। सो दैट्स व्हाई न्यूज़पेपर से भी ज़्यादा मैं रेटिंग दूंगा मैगजीन के ऊपर। और मैगजीन टाइम सेविंग है, आप डेली बेसिस पे 2-2.5 घंटा पढ़ पाना, आप एक दिन 2 दिन पढ़ दोगे, 365 दिन पढ़ पाओगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट सो इजी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना 2-2.5 घंटा डेली बेसिस पे, इट्स नॉट वेरी इजी। सो मैगजीन में क्या होता है ना, कुछ दिन आप फ्लो में नहीं भी हो तो चीजों को मेकअप कर सकते हो। दैट्स व्हाई गो फॉर मैगजीन सो फार एज करंट अफेयर्स इज कंसर्न। तो मैगजीन एक बहुत अच्छा और एक अल्टीमेट ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल। और एक ऐड करना चाहूंगा कि अब जैसे कि पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, ओके, आपको अगर पता है तो क्वेश्चन आप कर पाओगे, यही प्लस पॉइंट है करंट अफेयर्स में। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन होती है इसका मतलब। डायरेक्ट क्वेश्चन होती है और थोड़ा सा इजी होती है, थोड़ा सा। ओके, अगर आता है तो आराम बच्चों को से डिफिकल्ट इसलिए लगता है कि उन्होंने नहीं पढ़ा होता है। अब नहीं पढ़ोगे तो वो तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है। बिल्कुल, थोड़ा फैक्ट बेस्ड होती है। तो सर हाँ, आगे बढ़ते हैं कि इसके साथ साथ सर सीसेट कुछ सालों से बहुत ज़्यादा टफ होना शुरू हो गया है। बहुत सारे मेरे दोस्त वगैरह भी ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा हूँ, बहुत अच्छा करते हैं वो जीएस में, 120 140 तक भी स्कोर है बच्चों का, पर सीसेट में फेल हो जाते हैं। जहाँ पे वही एक मिनिमम सी एक मार्क्स लानी है आपको, 33% लाना है, पर उसमें भी बच्चे फंस जाते हैं, एक साल बर्बाद हो जाता है। कैसे करा जाए इसको? सीसेट कैसे करा जाए? सीसेट का अलग पंगा है। देखो, ये एक तो मेंस में आता नहीं है सीसेट है, उसके बाद प्रीलिम्स में भी टेक्निकली आता तो है, फाइनल लिस्ट में उसका मार्क ऐड नहीं होता। तो दो स्ट्रेटेजी है, एक तो है कि इतना भी फोकस मत करिए सीसेट पे कि आप पूरा 90% 80% के चक्कर में रहोगे, नहीं चाहिए उतना। आपको 50-60% लाना की कोशिश करिए, क्योंकि 33% ये केवल 33% लाना है आपको, और ये केवल क्वालिफाइंग है। तो इतना फोकस भी मत करिए, पहला चीज है, पहला स्ट्रेटेजी मेरा ये है। दूसरा चीज ये है कि जो साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, आमतौर पर देखो, मैं जब भी बात कर रहा हूँ 1-to-1 की बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए होल लेके बात कर रहा हूँ। साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, आमतौर पर उनका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा रहता है, उनको सीसेट में इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आता जितना ह्यूमैनिटी के बच्चों को आता है। ह्यूमैनिटी मतलब जो आर्ट्स है, जिनका जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में, उन्होंने मैथ के साथ तो टाटा बाय बाय कर दिया है 10th के बाद, रिश्ता ही नहीं रहा उनके साथ, ठीक है। तो उनको फिर से मैथ पढ़ना और फिर से उस लेवल का होना मुश्किल होता है। और जिसका मैथ ठीक नहीं है उसका रीजनिंग भी ठीक नहीं होती है आमतौर पर। उनका इंग्लिश अच्छा होता है, नो डाउट। तो आप अपना जो प्लस पॉइंट है, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, साइंस बैकग्राउंड का अलग अप्रोच होगा, साइंस बैकग्राउंड वालों का, उनका जो मैथ्स अच्छा होता है उनका इंग्लिश अच्छा नहीं होता, ये भी डिफेक्ट है। और जिनका इंग्लिश अच्छा होता है उनका आमतौर पर मैथ्स अच्छा नहीं होता, और जिनका मैथ्स अच्छा होता है रीजनिंग भी नॉर्मली अच्छा होता है। और रीजनिंग नॉर्मली सबका अच्छा होता है, नॉर्मली। तो यहाँ पर बसता है इंग्लिश और मैथ्स में, ठीक है। तो साइंस बैकग्राउंड वालों को थोड़ा सा मैथ्स तो आता ही है, रीजनिंग तो आएगा ही, थोड़ा सा इंग्लिश पे फोकस करें। और इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, रीजनिंग तो आएगा, मैथ्स को थोड़ा सा फोकस करें। ऐसा नहीं कि मतलब आर्यभट्ट बन जाना है 4 महीने के अंदर मैथ्स में, ऐसा भी नहीं है। या फिर इंग्लिश का विलियम शेक्सपियर बन जाता है, ऐसा भी नहीं है। इतना भी यूपीएससी के लिए नहीं चाहिए, लेकिन मिनिमम एफर्ट तो डालना पड़ेगा। और यहाँ पर फाइनल लिस्ट में तो ये नहीं हो रहा कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को नहीं देखा जा रहा है। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर तो काम करिए। जो आपका मान के चलिए कि मैथ्स में है आपका 25 टॉपिक है, 25 टॉपिक में तो आर्यभट्ट नहीं बन सकते अभी, है ना। 2 महीने आपके पास है तो, और 2 महीना से ज्यादा दे नहीं सकते आप। तो उसमें से आप 50% जो आपके बस की है, जो इजी टॉपिक है, उसको कैच करिए। इस तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। और यूपीएससी सर अब ना थोड़ा सा इसमें भी वो क्लेम तो करती है कि 10th लेवल की क्वेश्चन पूछती है, पर शायद वो 10th लेवल की क्वेश्चन होता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग को अच्छे से करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। तो सर दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा आपसे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट करके रखिए, क्योंकि ये चीजें जो है कि इसको आप मिस नहीं कर सकते। सर मेरा सवाल ये है कि व्हाट आर द मस्ट डू थिंग्स। अच्छा, कि क्या क्या चीजें जो है कि करना ही चाहिए यूपीएससी प्रीलिम क्लियर करने के लिए, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते।
देखो, जो मस्ट डू थिंग में पहला चीज तो है आपको सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। ओके। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप फोकस करिए, पढ़िए, पहला चीज। दूसरा चीज जो है कि आपको टॉपिक वाइज जो है टेस्ट देना जरूरी है। ओके। हर एक टॉपिक वाइज। आपने गुप्त पीरियड पढ़ा, गुप्त पीरियड का टॉपिक दीजिए। नेशनल मूवमेंट पढ़ा, नेशनल मूवमेंट का टॉपिक दीजिए। डीपीएसपी पढ़ रहे हो, डीपीएसपी का टॉपिक दे दो। सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हो, सुप्रीम टॉपिक टेस्ट दो। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे जाइए, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। उसके बाद जाके फुल टेस्ट दीजिए। अभी से आपने पढ़ाई नहीं की है हिस्ट्री पॉलिटी और आपने फुल टेस्ट दे दिया, फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं होगा और कुछ रिजल्ट भी नहीं आने वाला। उल्टा आप जो पॉजिटिव होने वाले थे नेगेटिव हो जाओ, क्योंकि टेस्ट जो है बच्चों को बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देता है, बहुत डिप्रेशन कर देता है। मतलब उसको लगता है कि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और नहीं पढ़ के टेस्ट देने का मतलब है, मतलब ये मान के चलो आपको क्रिकेट नहीं आता और सामने शोएब अख्तर है, बात वही वाला है। तो शोएब अख्तर को फेस करोगे तो भाई आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। और कुछ कोचिंग सेंटर ना जानबूझ के भी टफ बना देते हैं, टफ बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। ठीक है, तो आपको पहले तो एक जो उस टॉपिक पे टेस्ट दीजिए। अब देखो एक चीज भी दिक्कत आती है उसमें, कुछ बच्चों को लगता है कि सर हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब जाके टेस्ट देंगे, वो दिन भी नहीं आता कभी। बच्चों में एक चीज बता देता हूँ, यूपीएससी 10 साल भी तैयारी करोगे तो सिलेबस कभी नहीं खत्म होने वाला है। आपको भी पता है सिलेबस कभी खत्म होता है, एग्जाम के 5 मिनट पहले ही सिलेबस खत्म होती है। बच्चे उस चक्कर में रहते हैं कि सिलेबस खत्म हो जाए तभी टेस्ट देंगे, तो वो दिन आता नहीं है, तो उसमें और दिक्कत होती है। इसलिए जैसे ही एक एक टॉपिक खत्म हुआ, एक एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते रहिए। फिर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज दीजिए पहले, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर मेन टेस्ट को दीजिए। और मेन टेस्ट जरूर देना है, टॉपिक वाइज भी सब्जेक्ट वाइज भी जरूर देना, तभी जाके आपका इंप्रूवमेंट होगा हर एक चीज में। बिल्कुल। हाँ, इस तरीके से हम टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज मस्ट, और उसके बाद जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन भी हमें प्रॉपर करना पड़ेगा। रिवीजन जैसे कि हफ्ते में एक दिन ऐसा रख लीजिए जिसमें केवल टेस्ट और केवल रिवीजन दीजिए। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी। हाँ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। तो ये जितना करोगे रिवीजन, जितना टेस्ट सीरीज दोगे और जितना मेहनत करोगे, और मैं बता दूं बच्चों के लिए पर डे 10 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप 10 घंटा नहीं पढ़ोगे तो लोग हैं 16 घंटा पढ़ने के लिए, 14 घंटा पढ़ने के लिए। आप खुद बताइए रघु जी कि कोई अगर 4 घंटा पढ़ रहा है और कोई 14 आवर्स पढ़ रहा है, तो 14 आवर्स वाले का सिलेक्शन होगा या 4 घंटे वालों का? चाहे जितना भी टैलेंटेड हो 4 घंटे वाला, 14 आवर्स वाला कुछ तो एफर्ट डाल देगा ना। अच्छा, तो इसलिए मेहनत भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। यूपीएससी मांगती भी है। हाँ बिल्कुल, निचोड़ देता है, निचोड़ देता है यूपीएससी, कोई शॉर्टकट नहीं। जब तक निचोड़ेगा नहीं कंप्लीटली तब तक आपका क्लियर होगा नहीं। जैसे कि बच्चे कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, यार मेरा 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। अरे बेटा, यूपीएससी में 2 साल 3 साल जो है नॉर्मल चीज है, नॉर्मल चीज है। 2 साल 3 साल ये एबनॉर्मलिटी नहीं है। तो 2 साल 3 साल आपको यूपीएससी प्रिपरेशन है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड आप लगे रहना। और एक चीज लास्टली मैं बताना चाहूंगा बच्चों के लिए कि अभी बचा है हमारे पास करीब करीब 4.5 महीने के आसपास, राउंड फिगर में। कोई बच्चा अभी भी नहीं पढ़ा है ना, अभी भी थोड़ा सा आ जाए, फॉर्म में आ जाए कि यार सिलेक्टेड स्टडी पढ़ना है, सिस्टमेटिक अप्रोच में पढ़ना है, राइट गाइडेंस, राइट लोगों के साथ पढ़ना है, तो भी क्लियर हो सकता है। और एक बता दूं, हमने बैच भी लॉन्च किया है 25 दिसंबर को। तो जो बच्चा को लगता है कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है, जो बच्चा फॉर्म फिलअप किया है, मतलब फॉर्म फिलअप करना चाह रहा है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा है, जो अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर पढ़ने 1-2 साल पढ़ने के बाद भी, बार बार पढ़ने के बाद भी रिवीजन नहीं हो रहा है, तो हम लोग केवल जो है प्रीलिम स्पेसिफिक बैच अभी स्टार्ट किया, जिसमें प्रीलिम ओरिएंटेड हम चीजें बताएंगे। ठीक है, तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं और फीस भी बहुत कम है। उसमें क्या क्या होगा सर, आप अगर 2-3 लाइन बता सकते हैं, क्या कैसे आप गाइड करेंगे? उसमें जो है पर्सनल मेंटरशिप होगा। करंट पे, हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे, कैसे नोट मेकिंग करोगे, कैसे रिवाइज करोगे, कैसे टेस्ट सीरीज दोगे, सब्जेक्ट को कैसे कवर करोगे, प्रीलिम स्पेसिफिक, और प्रीलिम का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कैसे डील करोगे, कैसे चीजों को याद रखोगे, ये सब बताया जाएगा। हर दिन टॉपिक दिया जाएगा। हर दिन टॉपिक भी दिया जाएगा उसको करने के लिए, उसको फिर उनको फीडबैक भी दिया जाएगा। मतलब बच्चा बाउंड हो जाएगा कि इसको पढ़ना ही है। बच्चा रेगुलर है तो ये गारंटी है कि बच्चा का इस साल सिलेक्शन पक्का होगा। गारंटी, एकदम गारंटी है। बिल्कुल सर। बट हम जो कहेंगे उसको बच्चा को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा दिया और जाके अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, या फिर वो जा रहा है जम्मू कश्मीर जा रहा है, घूमने जा रहा है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हम दे रहे हैं होमवर्क, उसको फुलफिल करना चाहिए, तो उसका हम पूरा गारंटी ले रहे हैं। बिल्कुल। तो जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल कोर्स में। तो दोस्तों यही है कि यूपीएससी में कोई शॉर्टकट नहीं है, आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। सर जैसे बताया, कुछ टेक्निक्स, कुछ
सजेशन सार ने आपको प्रोवाइड करा, वो सब चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप प्रीलिम क्लियर कर सकते हैं। आज की ये पॉडकास्ट का यही मतलब था दोस्तों कि आपका जो यूपीएससी की प्रिपरेशन की जर्नी को आसान बनाया जाए, और जो मई 25 को आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस लक्ष्य को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, उस दिन को कैसे आप जीत सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।